कहानी की शुरुआत ऑटम नाम की एक मासूम लड़की से होती है। एक दिन अमेजन के घने जंगलों में भटकते हुए उसे ब्लैक जेगुआर का एक लावारिस बच्चा मिलता है। ऑटम बड़ी ही संजीदगी से उसके करीब जाती है और आहिस्ता आहिस्ता उसका भरोसा जीत लेती है। वह उस नन्हे जीव का नाम होप रखती है और उसके साथ खेलने लगती है। देखते ही देखते उन दोनों के बीच एक अटूट दोस्ती कायम हो जाती है। तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। ऑटम फौरन समझ जाती है कि बेरहम शिकारी उनके करीब पहुंच चुके हैं। वह होप की सलामती के लिए उसे लेकर एक शांत जगह पर छिप जाती है। दरअसल ऑटम अपने माता पिता सोल और एली के साथ इन्हीं जंगलों में रहती है, जो अपनी जान जोखिम में डालकर इन बेजुबान जानवरों और कुदरत की हिफाजत करते हैं। रात के साये में सोल और एली ऑटम को ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं। होप को देखते ही उन्हें अंदाजा हो जाता है कि यह उसी जेगुआर का बच्चा है जिसे सुबह शिकारियों ने अपना निवाला बनाया था। ऑटम और होप की दोस्ती देखकर एली को यकीन हो जाता है कि भविष्य में ऑटम ही इस जंगल की रक्षक बनेगी। वह ऑटम को मायरिहावा कबीले का एक पवित्र नेकलेस पहनाती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन शिकारियों से लड़ते हुए एली की मौत हो जाती है। सोल अपनी बेटी को भी खोने के डर से सहम जाता है और उसे लेकर न्यूयॉर्क शहर चला आता है। अपनी मर्जी के खिलाफ ऑटम को मायरिहावा कबीले की यादें और अपने अजीज दोस्त होप को पीछे छोड़ना पड़ता है। 8 साल बाद डोरिया नाम की एक लालची शिकारी अमेजन नदी पर डैम बनाने के बहाने जंगलों को तबाह कर रही है और जानवरों की तस्करी कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेच रही थी। कबीले के मुखिया ओरे यह मंजर देख बेहद गमजदा हैं। आधुनिक हथियारों से लैस उन शिकारियों का मुकाबला करना उनके लिए नामुमकिन था। नाउम्मीदी के आलम में ओरे सोल को एक खत लिखते हैं। शिकारियों ने इस जन्नत जैसे जंगल को शमशान बना दिया है। नदियां जहरीली हो चुकी हैं। इस पूरे इलाके में अब सिर्फ एक ब्लैक जेगुआर बचा है और शिकारी साए की तरह उसके पीछे पड़े हैं। अगर मुमकिन हो तो हमारी मदद करो। उसने एली के साथ मिलकर जंगल की रक्षा की कसम खाई थी, लेकिन एक पिता होने के नाते वह ऑटम की जिंदगी दोबारा खतरे में नहीं डालना चाहता। वह उस खत का कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ ऑटम आज भी अपनी जड़ों से जुड़ी है। उसे हर रात होप के ख्वाब आते हैं जो उसे सोने नहीं देते। वह अपने कमरे की दीवारों को होप की तस्वीरों से सजा लेती है। सोल ने उसे औरे के खत के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह जानता था कि सच्चाई पता चलते ही ऑटम वापस अमेजन जाने की जिद पकड़ लेगी। ऑटम को जानवरों पर जुल्म कतई बर्दाश्त नहीं था। जब उसकी बायोलॉजी टीचर आंजा लैब में एक्सपेरिमेंट के लिए मेंढक मंगवाती है तो ऑटम गुस्से में एनिमल क्रुएल्टी डिपार्टमेंट को फोन कर देती है। इस बात पर पूरी क्लास उसका मजाक उड़ाती है और आंजा उसका फोन छीनकर उसे स्कूल से सस्पेंड कर देती है। पर ऑटम हार मानने वालों में से नहीं थी। वह स्कूल के बाहर स्टॉप एनिमल अब्यूज के पोस्टर लगा देती है ताकि लोग समझ सकें कि दर्द इन बेजुबानों को भी होता है। जब सोल को ऑटम की इन हरकतों का पता चलता है तो वह उसे उसकी दादी के पास भेजने का फैसला करता है। अपना सामान पैक करते वक्त ऑटम के हाथ ओरे का वह खत लग जाता है। खत पढ़ते ही उसकी रूह कांप जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि वह आखिरी बचा हुआ जेगुआर कोई और नहीं बल्कि उसका बचपन का साथी होप है। वह तमतमाए हुए चेहरे के साथ सोल के पास जाती है और पूछती है, आपने मुझसे यह बात क्यों छुपाई? होप की जान खतरे में है और हमें उसे बचाने जाना ही होगा। मगर सोल साफ इनकार कर देता है। मायूस ऑटम अपनी माँ की यादों में डूबी रोती रहती है, पर जल्द ही उसे एहसास होता है कि आंसुओं से जंग नहीं जीती जाती। वह अपना बैग उठाती है और अकेले ही मायरिहावा जाने का पक्का इरादा कर लेती है। वह अपना फोन लेने आंजा के पास पहुंचती है। आंजा को उसका बैग देखकर शक हो जाता है कि ऑटम घर से भाग रही है। वह जैसे ही सोल को कॉल करने के लिए फोन उठाती है, ऑटम आंजा के पालतू जानवर हेजहॉग को खिड़की से नीचे फेंकने की धमकी दे देती है। आंजा अपने किटेन से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, इसलिए वह मजबूरन ऑटम को उसका फोन लौटाने पर राजी हो गई। मगर तभी ऑटम के फोन की घंटी बजी। यह मायरिहावा की एयर टिकट बुक होने का मैसेज था। इससे पहले कि आंजा कुछ समझ पाती, ऑटम फोन झपटकर वहां से रफू चक्कर हो गई। आंजा को अब यकीन हो चुका था कि ऑटम अपने पिता को बताए बिना अमेजन के खतरनाक जंगलों की तरफ रुख कर चुकी है। वह जानती थी कि उन घने जंगलों में कदम कदम पर मौत का साया है, इसलिए वह ऑटम की हिफाजत के लिए उसके पीछे निकल पड़ी। एयरपोर्ट पहुंचते ही ऑटम ने अपनी दादी को फोन लगाया और बड़ी सफाई से झूठ बोल दिया। दादी, मैं कुछ दिन अपनी सहेली के घर रुकूंगी, पर मैंने पापा से कह दिया है कि मैं आपके पास आ रही हूँ। अगर वो फोन करें तो बस आप मेरा साथ दे दीजिएगा। दादी उसकी बातों में आ गई और ऑटम का रास्ता साफ हो गया। आंजा भी ऑटम को रोकने की गरज से उसी फ्लाइट में सवार हो गई। वह चाहती थी कि ऑटम को फ्लाइट से नीचे उतार ले, मगर जहाज उड़ने के लिए तैयार था और एयर होस्टेस ने उसे अपनी सीट पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। आंजा को लगा कि सफर के
बीच कहीं न कहीं फ्लाइट रुकेगी जहां से वह ऑटम को वापस न्यूयॉर्क ले आएगी। मगर अफसोस, वह फ्लाइट सीधे मायरिहावा में जाकर रुकी जहां से वापसी का कोई रास्ता न था। एयरपोर्ट के बाहर का मंजर डरावना था। हजारों लोग डोरिया के डैम प्रोजेक्ट के खिलाफ विरोध कर रहे थे, जिनमें मायरिहावा कबीले के लोग भी शामिल थे। मगर भीड़ में ऑटम को कोई जाना पहचाना चेहरा नजर नहीं आया। वह आंजा को चकमा देकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन आंजा साए की तरह उसके पीछे लगी रही और आखिरकार दोनों एक टैक्सी में बैठ गईं। आंजा ने झुंझलाते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता कि तुम एक जानवर के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ क्यों चली आई? क्या तुम्हें लगता है कि इन खूंखार जंगलों में तुम सलामत रहोगी? ऑटम ने पलक झपकते ही जवाब दिया, आप जानती हैं कि इंसान इन जंगलों को बेरहमी से उजाड़ रहे हैं। एक टीचर होने के नाते आपका फर्ज उन्हें रोकना था, लेकिन आप तो बस बेजुबान जीवों पर एक्सपेरिमेंट्स करना जानती हैं। ऑटम की दो टूक बात सुनकर आंजा खामोश हो गई। जल्द ही वे एक नदी के किनारे पहुंचे। आंजा लगातार ऑटम पर दबाव डाल रही थी कि वह सोल को फोन करे, मगर ऑटम ने अपना फोन पानी में फेंक दिया। उसका यह फैसला अटूट था। वह अपने दोस्त को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उसकी यह हिम्मत देखकर आंजा भी मान गई। वो दोनों एक स्थानीय नाविक की मदद से कबीले की तरफ बढ़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि किस तरह शिकारी धड़ल्ले से अमेजन के मासूम जानवरों को बेच रहे थे। ऑटम को एहसास हो गया कि इन 8 सालों में अमेजन की सूरत बदल चुकी है और अब उसे बहुत संभल कर चलना होगा। जैसे ही वे किनारे पर उतरे, मायरिहावा कबीले के लोगों ने उन्हें घेर लिया। ओरे की बेटी सेलिया ने जैसे ही ऑटम को देखा, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह उसे तुरंत अपने पिता ओरे के पास ले गई। ओरे अपनी छोटी ऑटम को दोबारा देखकर बेहद खुश हुए, मगर जब उन्हें पता चला कि ऑटम घर से भाग कर आई है तो वे फिक्रमंद हो गए और उसे वापस भेजने की जिद करने लगे। ऑटम ने भी साफ कह दिया, जब तक मैं होप से नहीं मिल लेती यहाँ से एक कदम भी पीछे नहीं हटाऊंगी। ओरे ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा अगर वह आखिरी जेगुआर होप नहीं हुआ तो, और याद रखो होप अब वो छोटा बच्चा नहीं रहा। वक्त ने उसे एक दरिंदा बना दिया होगा। अगर उसने तुम्हें नहीं पहचाना और हमला कर दिया तो अंजाम भयानक होगा। सोल ये जानता था, इसीलिए उसने तुम्हें रोका था। ऑटम ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और सेलिया के साथ अपने पुराने घर की तरफ चल पड़ी। वह घर जो कभी खुशियों से आबाद था, आज खंडहर बन चुका था। वहां उसे अपनी वह पुरानी पेंटिंग मिली जिसमें उसने खुद को और होप को एक साथ बनाया था। यादों के झोंके में ऑटम अपने पसंदीदा ट्री हाउस के करीब पहुंची, मगर तभी अंधेरे से एक साया बिजली की तेजी से बाहर निकला। वह होप था। बरसों की जुदाई ने होप की याददाश्त पर धूल जमा दी थी। उसने ऑटम को एक दुश्मन समझा और अपने नुकीले पंजों से उस पर वार कर दिया। ऑटम जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ी और होप तेजी से घने जंगल में ओझल हो गया। ओरे ने फौरन ऑटम के जख्मों पर मरहम लगाया, लेकिन ऑटम की आंखों में दर्द से ज्यादा उस अजनबीपन का दुख था जो होप की आंखों में उसके लिए था। ऑटम की आंखों में आंसू थे और दिल में हजारों सवाल। उसने लड़खड़ाती आवाज में ओरे से पूछा, होप इतना बदल कैसे गया? हम साए की तरह साथ रहते थे, फिर आज वो मुझे पहचान क्यों नहीं पा रहा? क्यों वो मुझे देखकर दूर भाग गया? ओरे ने कहा, बेटा अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि वो वाकई होप है या कोई और जेगुआर, और अगर वो होप ही है तो इतने बरसों से जंगल के खूंखार माहौल में रहकर उसकी फितरत बदल चुकी होगी। वो अब एक जंगली शिकारी है। उसके करीब जाना अपनी मौत को दावत देना है। जैसे ही आंजा को पता चला कि होप कोई इंसान नहीं बल्कि एक खूंखार जेगुआर है, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अब तक न जाने क्या समझ रही थी। जख्म पर मलहम लगते ही ऑटम गहरी नींद में सो गई और सबने उसे अकेला छोड़ दिया। आंजा ने ओरे की तरफ देखते हुए कहा, यकीन नहीं होता कि ऑटम सिर्फ एक जानवर के लिए न्यूयॉर्क से यहाँ खींची चली आई और उसी जानवर ने उसे लहूलुहान कर दिया। तब ओरे ने उसे जंगल का काला सच बताया, इल्लीगल एनिमल ट्रैफिकिंग। उन्होंने बताया कि कैसे शिकारी पैसों की हवस में बेजुबानों का कत्ल कर रहे हैं। सोल ने अपनी पत्नी एली को इन्हीं शिकारियों से लड़ते हुए खोया था, इसीलिए वह ऑटम को यहाँ आने से रोक रहा था ताकि वह अपनी आखिरी निशानी को सलामत रख सके। ये सुनकर आंजा सन्न रह गई। उसे अब समझ आया कि ऑटम जानवरों के लिए इतनी संवेदनशील क्यों है। एक दिन ऑटम को होप की आवाज सुनाई दी। वह नींद से जागी और पहरेदारों की नजरों से बचकर दबे पांव जंगल की ओर निकल पड़ी। वह होप के करीब जा पहुंची। होप खामोश बैठा उसे ताक रहा था। ऑटम के दिल में एक अनजाना सा खौफ था, कहीं होप दोबारा हमला न कर दे। उसने कांपती आवाज में कहा, होप क्या तुम मुझे भूल गए? बचपन में हम साथ खेलते थे। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैंने ही तो तुम्हें पाला था। होप की आंखों में पहचान की एक चमक कौंधी, मगर वह सहम कर फिर से झाड़ियों में ओझल हो गया। ऑटम का दिल टूट गया। वह बिलक बिलक कर उसे पुकारती रही, मगर होप वापस नहीं आया।
अगली सुबह ओरे ने ऑटम और आंजा को वापस न्यूयॉर्क भेजने की तैयारी कर ली। तभी वहां डोरिया के आदमी धमक पड़े। उन्होंने काम का लालच दिया, पर ओरे ने साफ इनकार कर दिया। उन शिकारियों ने जाते जाते धमकी दी, हमारी बॉस को तुम्हारा विरोध पसंद नहीं आया। अगर डैम के काम में रुकावट डाली तो ये पूरा कबीला मलबे में तब्दील हो जाएगा। ओरे ने उन धमकियों को नजरअंदाज किया और ओटम आंजा को गाड़ी में बिठाकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना कर दिया। गाड़ी जंगल के रास्तों से गुजर रही थी कि तभी ओटम की नजर खिड़की के बाहर पड़ी। होप गाड़ी के साथ साथ दौड़ रहा था। उसकी आंखों में एक पैगाम था। ओटम समझ गई कि उसका दोस्त उसे बुला रहा है। पलक झपकते ही वह चलती गाड़ी से नीचे कूद गई। आंजा चीखती हुई गाड़ी रुकवाकर नीचे उतरी। घबराहट के आलम में उसका प्यारा किटेन हेजहॉग कहीं खो गया, जिसके बिना वह एक कदम नहीं चल सकती थी। गाड़ी जा चुकी थी, जंगल घना था और ओटम खतरे में थी। आंजा ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और ओटम को ढूंढने निकल पड़ी। कुछ दूर जाकर उसे ऑटम दिखाई दी, जो जमीन पर बाहें फैलाए बैठी थी। सामने से होप उसकी तरफ लपक रहा था। आंजा की सांसें थम गईं। उसे लगा कि बस अब होप ऑटम के टुकड़े टुकड़े कर देगा, मगर अगले ही पल जो हुआ वह किसी करिश्मे से कम नहीं था। होप ने हमला करने के बजाय ऑटम को गले लगा लिया और उसके साथ वैसे ही खेलने लगा जैसे बचपन में खेलता था। आंजा की फटी आंखों से अचरज साफ झलक रहा था। उसने जिंदगी में कभी किसी इंसान और जेगुआर के बीच ऐसी मोहब्बत नहीं देखी थी। उसने फौरन अपना फोन निकाला और इस ऐतिहासिक मंजर को कैमरे में कैद करने लगी। ऑटम और होप अपनी यादों में खोए ही थे कि अचानक गोलियों की आवाज ने जंगल का सुकून छीन लिया। शिकारी वहां पहुंच चुके थे और सीधे होप पर निशाना साध रहे थे। खुशकिस्मती से होप बाल बाल बच गया और बिजली की फुर्ती से घनी झाड़ियों में ओझल हो गया। गोलियों की आवाज सुनकर आंजा बदहवास होकर ओटम के पास पहुंची। ओटम उसे वहां देख दंग रह गई और पूछा, आप यहाँ वापस क्यों आई? आंजा ने हाँफते हुए जवाब दिया, अभी इन सवालों का समय नहीं है। पहले हमें इन शिकारियों के चंगुल से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। ऑटम समझ गई कि होप ही इस जंगल का असली जानकार है, इसलिए वो दोनों उसके पीछे भागने लगी। होप ने अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। पीछे मौत खड़ी थी, इसलिए बिना सोचे ऑटम और आंजा ने भी और दूसरे किनारे जा पहुंची। किनारे पर पहुंचकर दोनों ने अब भी चैन की सांस ही ली थी कि तभी पानी से एक पाइथन हलचल करता नजर आया। उसे देखते ही होप फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया और ऑटम भी उसके पीछे लपक ली, मगर आंजा वह तो जैसे खौफ के मारे पत्थर बन गई थी। पाइथन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। ऑटम ने उसे पुकारा, मैम खुद को संभालिए, जल्दी ऊपर आइए। मगर आंजा के हाथ पांव फूल चुके थे। जैसे ही पाइथन ने हमला करना चाहा, होप अपने दोस्तों की ढाल बनकर उसके सामने कूद पड़ा। उसने अपनी भयानक दहाड़ से उस जहरीले शिकारी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर ऑटम ने आंजा को ऊपर चढ़ा लिया। आंजा की सांसें अब भी अटकी हुई थीं। उसने हैरानी से कहा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। होप ने मेरी जान बचाई। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक जानवर इंसान का इतना वफादार हो सकता है। ओटम की आंखों में चमक आ गई। वह बोली, होप का दिल बहुत बड़ा है। हमें इसे हर हाल में वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर पहुंचाना होगा ताकि यह अपनी नेचुरल हैबिटेट में आजाद और सुरक्षित रह सके। रात ढलने को थी। वे एक ऊंचे पेड़ की चोटी पर थे, जहां से पूरा अमेज़न एक हसीन मंजर की तरह फैला हुआ था। ओटम ने मशवरा दिया, आज की रात हमें यहीं गुजारनी होगी। अंधेरे में शिकारी और जंगली जानवर दोनों ही जानलेवा साबित हो सकते हैं। आंजा को शुरुआत में झिझक हुई, पर हालात को देखते हुए वह राजी हो गई। उसने ओटम की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, सच कहूं ओटम, मैंने आज तक तुम्हारे जैसी निडर और जाबाज लड़की नहीं देखी। ओटम ने भी कहा, मैम मैं आपके तरीकों के खिलाफ जरूर थी, पर मुझे आपसे नफरत कभी नहीं रही। मुझे खुशी है कि आप बच्चों को कुदरत के बारे में पढ़ाती हैं। अगर आप चाहें तो इन बच्चों और उनके माँ बाप को जंगल बचाने की मुहिम से जोड़ सकती हैं। अपनी तारीफ सुनकर आंजा के चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ गई और वह गहरी नींद सो गई। अगली सुबह का आगाज फिर से खतरों के साथ हुआ। ऑटम और होप पानी में खेल रहे थे कि शिकारी फिर से करीब आ धमके। होप ने समझदारी दिखाते हुए ऑटम को एक खोखली बांस की नली दी और खुद दूर भाग गया। ऑटम ने वह नली मुंह में दबाई और पानी के अंदर छिप गई, जिससे वह सांस भी ले पा रही थी और शिकारियों की नजरों से भी बच गई। शिकारियों के जाने के बाद सफर फिर शुरू हुआ। आंजा ने आगे का प्लान पूछा, पर ओटम रास्ता भटक चुकी थी। अब उनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ होप था। अचानक ओटम के पैर में एक टीस उठी और वह गिर पड़ी। शिकारियों से भागते समय उसके पैर में गहरी चोट आई थी। आंजा ने फौरन कुछ जड़ी बूटियों को पीसकर उसका लेप बनाया और ओटम के घाव पर लगाया। बातों बातों में ओटम ने आंजा के खोए हुए हेजहॉग किटेन का जिक्र किया। आंजा की आंखों में नमी आ गई। उसने बताया, मैं पहले बहुत ही बुजदिल और खुद में सिमटी रहने वाली औरत थी। एक दिन किटेन घायल हालत में मेरे पास आया, मानो मुझसे मदद की भीख मांग रहा हो। उसे बचाने के लिए मुझे अपने डर की दीवार तोड़कर बाहर निकलना पड़ा। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि अगर हम अपने डर का सामना करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। उसी की बदौलत आज मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ।
तभी होप ने कुछ इशारा किया। वह उन्हें जंगल के एक ऐसे हिस्से में ले गया जहां डोरिया का ठिकाना था। वहां का मंजर देख उनके रोंगटे खड़े हो गए। पिंजरों में कैद बेगुनाह जानवर और उन्हें तस्करी के लिए तैयार करते शिकारी। आंजा ने बिना देर किए अपना फोन निकाला और इस खौफनाक जुर्म का वीडियो बनाने लगी ताकि दुनिया को इनका असली चेहरा दिखा सके। आंजा वीडियो बना ही रही थी कि तभी ऑटम की नजर सेलिया पर पड़ी। अपनी दोस्त को शिकारियों के साथ जानवरों का सौदा करते देख ऑटम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके मुंह से एक चीख निकल गई और इसी एक चूक ने शिकारियों को चौकन्ना कर दिया। बदहवासी में शिकारियों ने होप पर ट्रैंक्विलाइजर चला दिया, जिससे होप बेदम होकर गिर पड़ा। शिकारी ऑटम को भी दबोच लेते हैं। आंजा ये मंजर देख बुरी तरह सहम गई थी, पर उसे पता था कि यही समय है ऑटम के लिए कुछ कर गुजरने का। वह मदद के लिए भागती है, तभी सेलिया उसका रास्ता रोक लेती है। आंजा को अब सेलिया पर यकीन नहीं था, इसलिए वह खुद गाड़ी की कमान संभालती है और सेलिया को साथ लेकर कबीले पहुंचती है। वहां वह औरे को शिकारियों का वह वीडियो दिखाती है और ऑटम की जान बचाने की विनती करती है। सेलिया को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने बताया कि डोरिया होप को शहर से बाहर भेजने की तैयारी में है। ओरे अपनी बेटी की करतूत पर उसे जमकर फटकार लगाते हैं और आंजा को फौरन लोकल न्यूज चैनल के पास भेज देते हैं ताकि दुनिया के सामने इन दरिंदों का चेहरा बेनकाब हो सके। और ओरे कबीले के जाबाजों को इकट्ठा कर डोरिया का रास्ता रोकने निकल पड़ते हैं। आंजा सीधे लाइव न्यूज के बीच पहुंचती है और वह वीडियो चला देती है। देखते ही देखते डोरिया की असलियत आग की तरह फैल गई। उधर जंगल में कबीले के लोगों ने शिकारियों का रास्ता बंद कर दिया था। डोरिया बौखला गई और उसने सबको गोलियों से भून देने का हुक्म दे दिया। पर तभी एक चमत्कार हुआ। सैकड़ों आम लोग और पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच गईं। शोर और भीड़ के सामने डोरिया की एक न चली। पुलिस ने उसे और उसके साथियों को गैर कानूनी तस्करी के जुर्म में हथकड़ियां पहना दी। आंजा भागते हुए होप के पिंजरे के पास पहुंचती है और दरवाजा खोलकर उसे आजाद कर देती है। ऑटम की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह आंजा को गले लगाकर उसका शुक्रिया अदा करती है और अपने दोस्त होप के साथ घने जंगलों की हरियाली में खो जाती है। इसी बीच आंजा का खोया हुआ किटेन भी झाड़ियों से निकलकर उसके पास आ जाता है। आंजा को ऐसा लगा मानो उसे उसकी दुनिया वापस मिल गई हो। तभी ऑटम के पिता सोल भी वहां पहुंचते हैं। बरसों का डर और हिचक अब खत्म हो चुकी थी। ऑटम और सोल एली की कब्र पर फूल चढ़ाते हैं और उसे याद करते हैं। सोल ने अब फैसला कर लिया था कि वह भागने के बजाय अपनी जड़ों की हिफाजत करेगा। वह ऑटम के साथ यहीं रहकर अमेजन के इन बेजुबानों का रखवाला बनेगा। आंजा भी उनके साथ ही रहने लग गई थी। ऑटम की बहादुरी और होप की दोस्ती ने साबित कर दिया कि अगर नियत साफ हो तो इंसान और जानवर मिलकर हर मुश्किल को हरा सकते हैं।